एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। गणित शिक्षण, कई लोग कमेंट किए थे कि गणित शिक्षण से संबंधित भी चर्चा कर दीजिए, तो गणित शिक्षण के संबंध में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। पिछले वर्ष 2017 का जो पेपर है उसमें जो टिप्पणी में पहला क्वेश्चन आया था, गणित के विकास में भारतीय गणितज्ञों की भूमिका। तो भारतीय गणितज्ञों की भूमिका क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आप अपने किताब में देख लीजिए। इसके बारे में कि क्या कैसे है, कौन कौन, जैसे रामानुज हुए या जो आर्यभट्ट हुए, तो उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे, इसके बारे में आप थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा। गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता क्यों है, गणित में मनोरंजक क्रियाकलापों का महत्व क्या है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आगे आएंगे दूसरे क्वेश्चन में, जो 1000 वर्ड में आपको क्वेश्चन लिखना था, उसमें पूछा हुआ है कि गणित शिक्षण की आगमन तथा निगमन विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो कल के क्लास में हम शिक्षण विधियों पे चर्चा करेंगे। जो कल सुबह क्लास होगी उसमें हम चर्चा करेंगे कि शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियों में हम सबसे पहले व्याख्यान की चर्चा करेंगे, फिर आगमन का, फिर निगमन का, फिर विश्लेषण का, फिर संश्लेषण का, फिर प्रश्नोत्तर का, समस्या समाधान का। मतलब कि जितनी विधियां होती हैं उसमें हम शार्ट में विधियों का हम चर्चा करेंगे कल सुबह वाली क्लास में। तो ये आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद एक अच्छी पाठ्य योजना की क्या विशेषताएँ होती हैं। कक्षा 8 के किसी प्रकरण के लिए एक आदर्श पाठ्य योजना तैयार कीजिए। तो चाहे जिस विषय में आप हैं, एक पाठ्य योजना आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप चले जाइए एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में एक पाठ्य योजना के बारे में हमने स्टेप को समझाया हुआ है। तो उस स्टेप को आप जाके देख लीजिए, आप उससे थोड़ा बहुत आप सहयोग ले सकते हैं। उसके बाद है पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में निहित कुछ सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में जो अंतर है, एक सिलेबस होता है और एक कैरिकुलम होता है। सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम और कैरिकुलम का मतलब होता है पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि जो आपको लिखना पढ़ना होता है, जैसे गणित का पाठ्यक्रम, हिंदी का पाठ्यक्रम या बीएड का पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में जो आपको लिखना पढ़ना है केवल उसी की बात होगी। लेकिन जब हम कहेंगे कि बीएड का करिकुलम, बीएड का पाठ्यचर्या, तो पाठ्यचर्या या करिकुलम की जब बात होगी तो उसमें सारे प्रोग्राम आ जाते हैं। चाहे आपने सांस्कृतिक प्रोग्राम किया हो, चाहे आपने खेल कूद का प्रोग्राम किया हो, चाहे आप से जो प्रेयर कराया जाता है सुबह वो, चाहे आपसे योगा कराया जाता है, मतलब जितने भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं एक कॉलेज में, एक विद्यालय में, वो सारे प्रोग्राम और प्लस पढ़ाई लिखाई सब मिला करके तो पाठ्यचर्या होता है। तो सिलेबस या पाठ्यक्रम का मतलब केवल लिखने पढ़ने वाली बात, और पाठ्यचर्या या करिकुलम का मतलब कि उसमें सब कुछ समाहित होता है। तो ये पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का जो थोड़ा सा हमने अंतर बताने का प्रयास आपको किया। उसके आगे आएंगे अपक्रमित अनुदेशन के प्रकार बताइए। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अपक्रमित अनुदेशन 3 प्रकार का मुख्य रूप से तो 3 प्रकार का होता है, इसे 5 प्रकार का होता है। तो अपक्रमित अनुदेशन 3 प्रकार का आप लिखिएगा, रेखीय, साखी और मैथेटिक्स। और आगे अगर पूछेगा तो 2 गौड़ प्रकार होते हैं, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो उससे आप उसको छोड़ दीजिएगा, केवल 3 प्रकार लिखिएगा। उसके आगे रेखीय अपक्रमित अनुदेशन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सिद्धांतों के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके आगे एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बहुत आराम से आप कोई पाठ्य पुस्तक उठाइए, कंटेंट एनालिसिस आपको हमने कराया हुआ है, उसकी फाइल आप बनाए हुए हैं, उसके बारे में आप उस तरीके से लिख सकते हैं। गणित में मौखिक तथा लिखित कार्य के सापेक्षिक महत्व का उल्लेख कीजिए। गणित में गृह कार्य की क्या उपयोगिता है, गणित शिक्षण में इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप अगर देख लेंगे, अपनी गणित शिक्षण की कोई बुक आप लिए होंगे, देख लेंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में गणित के महत्व का वर्णन कीजिए। हाई स्कूल स्तर पर गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने के कारण बताइए। गणित शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ह्यूरिस्टिक का मतलब खोज विधि होता है। ह्यूरिस्टिक का मतलब खोज होता है। खोज विधि का मतलब कि आप जैसे जब निगमन करते हैं, जब आप निगमन करते हैं तो आप
नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, और जब आगमन करते हैं तो उदाहरण से आप नियम की तरफ जाते हैं। तो नियम को आप क्या करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं। नियम को आप क्या करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप नियम को खोजने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छी इकाई योजना के विकास के पद क्या क्या हैं। तो इकाई योजना जो पाठ्य योजना है उसी से संबंधित एक योजना होती है इकाई योजना। आप अपनी किताब में इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि जो सिलेबस है, अगर हम हर शिक्षण विधि का जो पेपर है उसको पढ़ाएंगे, जितने भी शिक्षण है, गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, जीव विज्ञान शिक्षण, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तो बहुत सारे शिक्षण हो गए, सबके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। तो जो कंपलसरी है, जो हर सब में आने वाली चीज़ें हैं, उसको ही हम केवल चर्चा कर रहे हैं। तो इसको आप अपने यहाँ से देख लीजिएगा। वैदिक गणित के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। गणितीय गणनाओं में वैदिक गणित की क्या उपयोगिता है। और गणित में प्रश्न प्रतियोगिता कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। गणित में जादू वर्ग से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ये 2017 का पेपर था, तो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे आए जो आपको हम पहले से ही पढ़ा चुके हैं। ये आपका शिक्षण विषय है, तो फर्स्ट पेपर भी आपको यहाँ थोड़ा सा लाभ देगा, लाभ की स्थिति बनेगी। केवल फर्स्ट पेपर जब अच्छे से आपका तैयार रहेगा तो यहाँ भी आप थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना है, बाकी बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको यहाँ नहीं करना है। इसके आगे एक पेपर और देख लीजिए जल्दी जल्दी, गणित के क्षेत्र में रामानुज का योगदान। तो आप जब अपने यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो रामानुज का योगदान भी आ जाएगा, आर्यभट्ट का भी योगदान आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। गणित का संक्षिप्त इतिहास बताइए, तो इतिहास के बारे में यहाँ आपको चर्चा करनी थी। गणित में लिखित एवं मौखिक कार्य का महत्व बताइए, तो गणित में लिखित एवं मौखिक कार्य का महत्व आप यहाँ समझाना है आपको। वैदिक गणित में उल्लिखित शॉर्टकट के बारे में सीखना, इसके बारे में जो शॉर्टकट होता है वैदिक गणित का मतलब आप जानते ही हैं कि बहुत समृद्ध है। जो हमारा वैदिक गणित हो बहुत ही समृद्ध है। वैदिक गणित आपकी स्पीड को बढ़ा देता है कई गुना। अगर कैलकुलेशन की जो स्पीड है आपकी, वो कई गुना आपका बढ़ा देता है, लेकिन आपको उस पर पहले बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा, कोशिश करना होगा, तब ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी। उसके बाद गणित शिक्षण की विश्लेषण एवं संश्लेषण विधियों का, तो विश्लेषण संश्लेषण विधि कल हम इसके आगे जो हम क्लास होगा उस पर चर्चा करेंगे। जो विधियाँ होंगी वो ये विधियाँ भी उसी में आ जाएंगी। उसके आगे नंबर 3 है कि गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम की, गणित शिक्षण में पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या है। किसी भी विषय में पाठ्य योजना की क्या आवश्यकता है। पाठ्य योजना तो हमको एक दिशा बताता है कि जिससे हम एक दिशा में चल करके एक निश्चित समय में हम किसी जो हमारे निश्चित उद्देश्य होते हैं उसकी पूर्ति करने के लिए ही पाठ्य योजना बनाई जाती है। तो पाठ्य योजना के बारे में आपको बताना था। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। पाठ्यक्रम के संगठन में मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक व्यवस्था के सिद्धांत को, तो इसमें 2 सिद्धांत आपको पाठ्यक्रम के संगठन में, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या होता है और तार्किक सिद्धांत क्या होता है, इसकी व्याख्या करना था। बाकी पाठ्यक्रम है क्या, सिलेबस का मतलब कि जो हमको लिखना पढ़ना होता है किसी भी क्लास में, वही हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य व्यवहारिक रूप में लिखने के क्या कारण है बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपको हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो है चर्चा हम कर चुके हैं कि जो उद्देश्य होते हैं उसको व्यवहारिक रूप में लिखने की जो शुरुआत हुई वो रॉबर्ट बेगर के द्वारा हुई। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको व्यवहारिक रूप में ही बच्चे के सामने उसको सिखाना होता है, और उन्हें जो हम व्यवहारिक रूप में लिखते हैं उसी के द्वारा हमको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है। खंड बा में आएंगे तो गणित शिक्षण में पर्यवेक्षित अध्ययन से आप क्या समझते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन के प्रभावशाली प्रयोग हेतु को सुझाव दीजिए। उसके आगे गणित शिक्षण में इकाई योजना की प्रक्रिया को, इकाई योजना आप देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ भी पूछा था और यहाँ भी पूछा हुआ है। तो आप जो भी खरीदे होंगे उसमें जा कर के आप इसको इकाई योजना को आप देख लीजिएगा। उसके बाद गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि के महत्व की विवेचना एक उपयुक्त उदाहरण के द्वारा दीजिए। तो प्रयोगशाला विधि जो है, जब विधि पढ़ाएंगे तो प्रयोगशाला विधि भी हम पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। उसके बाद गणित शिक्षण में विभिन्न शिक्षण सामग्रियों के प्रभावशाली उपयोग है सुझाव दीजिए कि गणित शिक्षण में हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, वो कैसे प्रभावशाली हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावशाली बना सकते हैं, इसके बारे में यहाँ आपको लिखना था। गणित विषय के अंतर्गत आप
गणित विषय के अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार की मनोरंजक क्रियाकलापों को किस प्रकार से आयोजित करेंगे, इसको भी आप वहाँ भी पूछा था, यहाँ भी पूछा है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। गणित में गृहकार का उपयोग वहाँ भी पूछा था, यहाँ भी पूछा था, इसको भी आप देख लीजिएगा। एक अच्छे गणित शिक्षक होने के लिए शिक्षक में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो शिक्षक की विशेषताएं जो होती हैं वो अगर आपको याद है तो वही लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब क्रमित अधिगम क्या है, इस प्रविधि का गणित शिक्षण में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आप बताइएगा। कि अब क्रमित अन्वेषण की छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट देते हैं और स्टेप बाय स्टेप उस बच्चा सीखता हुआ आगे बढ़ जाता है और अपने अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है। तो इस तरीके से ये गणित शिक्षण पे जो भी था, क्वेश्चन 2 साल का था, आपने देखा कि कुछ चीज़ें दोनों साल पूछी गई हैं। तो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। जो सभी विषयों के शिक्षण से संबंधित है उसकी चर्चा हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक। धन्यवाद।